नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जो हालात चल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल को सिर्फ और सिर्फ सेना और सेना के बूट ही संभाल सकते हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल में एक बड़ी सैनिक कार्रवाई की तुरंत आवश्यकता है। फिलहाल लोकतंत्र को स्थगित कर वहां सैनिक शासन की ज़रूरत है। वर्चुअल स्तर पर एक सर्वदलीय बैठक को बुलाकर पश्चिम बंगाल में सैनिक कार्रवाई और राष्ट्रपति शासन की सहमति लेकर यह काम जितना जल्दी संभव हो सके नरेंद्र मोदी को कर लेना चाहिए। दुनिया कहती रहे तानाशाह, पर इस समय पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए, मनुष्यता को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में एक सैनिक कार्रवाई की तुरंत आवश्यकता है। ममता बनर्जी सरकार ने यह स्थितियां जो पैदा की हैं, उसी ममता सरकार से यह उम्मीद करना कि इस हिंसा से वह निपट लेंगी, उनकी पुलिस स्थितियां संभाल लेंगी, ऐसा सोचना पूर्णतः मूर्खता ही होगा। ममता बनर्जी ने तो बीच चुनाव में ही अपने लोगों से कह दिया था कि ये अर्धसैनिक बल तो बस चुनाव भर तक रहेंगे, तब तक आप सभी लोग चुप रहो, बाद में जो करना हो कर लेना। तो ये लोग वही कर रहे हैं। हिंसा, लूटपाट का राजपाट जो वामपंथियों ने ममता बनर्जी को सौंपा था, ममता बनर्जी दुर्भाग्य से उसी राजपाट को आगे बढ़ा रही हैं। वामपंथियों की हिंसा और लूटपाट को ममता बनर्जी ने कई गुना कर दिया है। लोकलाज और लोकतांत्रिक मूल्य ममता बनर्जी पहले कभी नहीं मानती थी और ना आज मानती हैं, बल्कि वह इसे और बढ़ावा देती हैं। यही उनकी ताकत है। अपनी ताकत को भला वह क्यों छोड़ेंगी। भाजपा और नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव भले ही हार गए हों, पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाए हों, तो भी लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर सैनिक शासन लगाने की ज़रूरत है। वास्तव में पश्चिम बंगाल में कश्मीर से भी बुरे हालात हैं। देश को एक बनाए रखने, पश्चिम बंगाल को भारत में बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ना कि पश्चिम बंगाल सरकार की। फिर भी अगर लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता की दुहाई देकर मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के हालात पर खामोश रहने की कायरता दिखाती है, तो उसे इस लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के तहत पश्चिम बंगाल से निकलने वाले नागरिकों के लिए बिहार से लेकर दिल्ली तक रिफ्यूजी कैंप बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर हफ्ता 10 दिन और यही स्थिति बनी रही तो तय मानिए कि पश्चिम बंगाल से लोगों का पलायन शुरू हो जाएगा। अभी मस्जिदों से पश्चिम बंगाल छोड़ने का ऐलान भले ही शुरू ना हुआ हो, पर जिस तरह हिंदुओं को चिन्हित करके हिंसा, लूटपाट, आगजनी, बलात्कार की खबरें मिल रही हैं, वह बहुत डराने वाली है। यह घटनाएं कश्मीर को याद दिलाती हैं। कश्मीर में भी ठीक ऐसे ही बातें शुरू हुई थी और जैसा कि कहा जाता है कि 1990 से कश्मीर में स्थितियां खराब हुई थी, गलत कहा जाता है। सच तो यह है कि कश्मीर की हालत 1947 और 1948 से ही खराब हुई थी, 1990 में आकर जटिल हुई थी। और बीपी सिंह की केंद्र सरकार के सेक्युलरिज्म की हिपोक्रेसी ने कश्मीर को इस्लामिक एटम बम पर बैठा दिया था। अगर हफ्ता 10 दिन यही स्थिति बनी रही तो तय मानिए कि पश्चिम बंगाल से लोगों का पलायन शुरू हो जाएगा। भले ही अभी मस्जिदों से पश्चिम बंगाल छोड़ने का ऐलान न हुआ हो, फिर भी जिस तरीके से हिंदुओं को चिन्हित करके हिंसा, लूटपाट और आगजनी और बलात्कार की जो खबरें आ रही हैं, वह बहुत ही डराने वाली हैं। यह घटनाएं कश्मीर की हमें याद दिलाती हैं, जब कश्मीर में ठीक इसी प्रकार का तांडव शुरू हुआ था। 1990 में कश्मीर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। यह घटनाएं हमें कश्मीर की याद दिलाती हैं, जब कश्मीर में ठीक ऐसे ही बातें शुरू हुई थी और जैसा कहा जाता है कि 1990 में कश्मीर में स्थितियां खराब हो गई थी, बल्कि यह एक गलत धारणा है। वास्तव में कश्मीर की हालात 1947 और 48 से ही खराब हुई थी और 1990 में आकर बहुत जटिल हो गई थी। बीपी सिंह की केंद्र सरकार के सेक्युलरिज्म की हिपोक्रेसी ने कश्मीर को इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बीपी सिंह ने अगर तभी कश्मीर को सेना के हवाले कर दिया होता तो कश्मीर की जन्नत और जहन्नुम नहीं बनी होती। पश्चिम बंगाल भी अब इसी इस्लामिक एटम बम पर बैठ गया है जिस पर कभी कश्मीर बैठा था। वास्तव में पश्चिम बंगाल की स्थिति 1947 और 48 से ही खराब है। आखिर पूर्वी पाकिस्तान बना किस लिए था? बंगाल को काट कर ही तो बना था। फिर भी वामपंथियों के 30 वर्ष के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को सांप्रदायिकता की भट्टी पर बैठाया। ममता बनर्जी के कुशासन ने सेकुलरिज्म का पहाड़ा पढ़ कर इस सांप्रदायिक भट्टी को और गर्म किया। इतना गर्म किया कि अब इसे सिर्फ और सिर्फ सेना के बूट ही संभाल सकते हैं, नहीं तो सोनार बांग्ला की बात शब्दकोश में ही रह जाएगी। आज पश्चिम बंगाल से यह लगता है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी दिखाई पड़ते हैं और केंद्र सरकार अभी भी बढ़ता का आइस पाइस खेल रही है। यह पश्चिम बंगाल ही है जहां वामपंथियों ने बेटों के खून में
भात सानकर माताओं को खिलाने का कुकर्म शुरू किया था, ममता बनर्जी सरकार वामपंथियों की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। यदि नरेंद्र मोदी को लगता है कि पश्चिम बंगाल को भारत में रहना चाहिए तो फ़ौरन से सेना उतार देनी चाहिए, नहीं तो पश्चिम बंगाल को देश से अलग कर उसे नए देश की मान्यता दे देनी चाहिए, इस शर्त के साथ कि जिसे पश्चिम बंगाल में रहना हो रहे, नहीं तो भारत में आ जाए। पर यह और बड़े शर्म की बात होगी, तो बेहतर यही होगा कि चीन की तरह तानाशाह बनकर भारत की संप्रभुता का पहाड़ा पड़ते हुए पश्चिम बंगाल को सेना के हवाले कर देना चाहिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी, गुजरात वाला जज्बा फिर से दिखाइए, अपने उदारवादी चेहरे को कुछ दिन के लिए विश्राम दीजिए, देश प्रेम के लिए सारी तोहमत सिर पर ओढ़कर तानाशाह बन जाइए, क्योंकि सोनार बांग्ला और मनुष्यता को बचाने का और सिर्फ यही एक रास्ता शेष रह गया है। कश्मीर में तो 370 का एक चक्र भी तोड़ लिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह विकल्प भी नहीं है। वैसे भी आप लाख सिर कटवा लीजिए, आपके आलोचक और विरोधी आपको हमेशा तानाशाह ही मानते हैं, तो हम और हमारे जैसे देश प्रेमी आपको तानाशाह के रूप में पश्चिम बंगाल में देख लेना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल को अब सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह और सेना की दरकार है। भाड़ में गए लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य। नहीं ऐसे तो आज हम पश्चिम बंगाल, कल बिहार, परसों केरल, फिर कभी कुछ और हम कटते देखते रहेंगे। इस कटने का तर्क और तथ्य एक आबादी ही तो है। पाकिस्तान बनने में भी तो यही आबादी, यही तथ्य और यही तर्क काम आए थे। फिर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में भी जाने क्यों डर रहे हैं। जो भी हो, यह हिंसा, लूट, आगजनी और बलात्कार सिर्फ कश्मीर और पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रहने वाला। 1990 में कश्मीर में बलात्कार के बाद स्त्रियों को आरा मशीन में काटने की घटनाएं हम भूले नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में अब हम यह और नहीं देखना सुनना चाहते। अगर आपको अपनी छवि की चिंता है तो यह भी जान लीजिए कि देश और मनुष्यता से बड़ी कोई छवि नहीं होती। चीन में एक कहावत है कि इतने उदार भी ना बनो कि किसी को अपनी बीवी ही गिफ्ट कर दो। तो इसी तर्ज पर कहना चाहते हैं कि आप अपनी उदारता में पश्चिम बंगाल को ऐसे ही मरने मत दीजिए। इसी घटना से संबंधित सोशल मीडिया में भी बहुत प्रतिक्रिया हो रही है। सोशल मीडिया में सर्वेश दुबे लिख रहे हैं, खेला होए ममता बनर्जी का एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि मारपीट, हिंसा, येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना। अमित शाह से कोई उम्मीद करना व्यर्थ है कि क्योंकि इनके सामने ही दिल्ली को 2 बार रौंदा जा चुका है। बंगाल में तो हिंसा अनवरत हो रही है। इन्हें तो वहाँ बहुत पहले ही राष्ट्रपति शासन लगाकर ही चुनाव कराना चाहिए था, परंतु इन्हें जनता से ज़्यादा चिंता अपनी छवि की है। प्रवीण कुमार मिश्रा सोशल मीडिया में कह रहे हैं, जब 1990 में कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था तब भी सेना नहीं लगाई गई, और आज जब बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है तब भी सेना नहीं लगाई जा रही। देश का नेता तब भी मूक था और आज भी मूक है। राजनीति का दुसाला ओढ़ने के अतिरिक्त हमने आज तक कुछ नहीं सीखा, और लोकतंत्र की बात बात पर दुहाई देने वाली विपक्षी पार्टी के नेता के मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। सभी की जीभ में लकवा मार गया है। वहीं जरा सी बातों का संज्ञान लेने वाले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी आंख कान दिमाग पर ताला लगा हुआ है। विकास पांडे लिख रहे हैं, ममता बनर्जी को निरपराधी साबित करने के लिए यह तर्क कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा गढ़ा गया है कि आज निर्वाचन आयोग के पास सत्ता की शक्तियां हैं। उससे भी आगे बढ़कर यह लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल के पास शक्तियां हैं। बीजेपी अपनी हार की खुन्नस निकालने के लिए हिंसा करा रही है। हिंसा को कभी भी न्याय संगत किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सही नहीं ठहराया जा सकता। कुछ ध्यान भटकाने के लिए यह तर्क गढ़ रहे हैं कि कोरोना से मौतें हो रही हैं। क्या उन्हें याद नहीं दिखता कि राजनीति बदलने की हिंसा हो रही है? कहने का तात्पर्य यह है, इस हिंसा को मत देखो और आंख बंद कर लो। 2000 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जैसी बड़ी घटना थी तो गुजरात जैसी मामूली घटना को क्यों तूल दिया था, जबकि बंगाल की कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य इकाई ने भी तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा कराने का आरोप लगाया है।